पूना पैक्ट, पूना समझौता गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ था। यह पंडित मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास तथा सी राजगोपालाचारी के महान प्रयासों से 26 सितंबर 1932 को हुआ। गांधी की तरफ से पंडित मदन मोहन मालवीय ने समझौते पर हस्ताक्षर किया। संधि के अनुसार या पैक्ट के अनुसार प्रांतीय विधानसभा में बहिष्कृत समाज के लिए 148 सीटें आरक्षित की गईं। 18% सीट केंद्रीय विधानसभा में बहिष्कृत समाज के लिए आरक्षित की गईं। गांधी ने 7 नवंबर 1933 को वर्धा से अपनी हरिजन यात्रा शुरू की थी। 25 जून 1935 को पूना में गांधी पर बम फेंका गया। कल हमने कहानी छोड़ी थी कि गांधी SS राजपुताना जहाज से कांग्रेस की तरफ से गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए, दूसरे गोलमेज सम्मेलन, पहले में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, तीसरे में नहीं लिया था, दूसरे में लिया था गांधी इरविन पैक्ट के बाद। कांग्रेस की तरफ से वह द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए। किंग्स पैलेस में ठहरे और जेम्स पैलेस के किंग्स हॉल में ठहरे और जेम्स पैलेस में उन्होंने गोलमेज सम्मेलन में शिरकत की। हमने कहा था जब वो सीढ़ियां चढ़ रहे थे तो दो लोगों ने दो तरह के स्टेटमेंट दिए। फ्रैंक मोरिस ने कहा कि क्या अद्भुत दृश्य है कि एक अर्धनंगा फकीर इस जेम्स पैलेस की सीढ़ियों पर चढ़ रहा है। वो इस आश्चर्य में कहा कि किसी ने कल्पना नहीं की होगी कि ऐसे फकीर इतनी एलिटिस्ट क्लास की सीढ़ियों पर पैर भी रख पाएंगे। सपने में सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि वहां तो टाई स्क्वायर चलता है, वहां तो कोट स्क्वायर चलता था। कहने का मतलब एलिट नहीं, एलिटिस्ट, जो सबसे बड़े लोग होते हैं वही पहुंचते थे वहां, सामान्य लोग वहां नहीं पहुंचते थे। उस जेम्स पैलेस की सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं गांधी, आधी धोती और आधी धोती पहने हुए, आधी ओढ़े हुए। यह बहुत अद्भुत बात थी। लेकिन ठीक इसी समय चर्चिल ने कहा था, अगर यह देशद्रोही फकीर यहां आ गया तो मैं खड़ा नहीं होऊंगा। एक ने कहा अर्धनंगा फकीर, एक ने कहा देशद्रोही फकीर। दोनों की बातों में अंतर है। एक ने आश्चर्य में कहा है और एक ने ईर्ष्यावश कहा है, क्योंकि चर्चिल मानता था गांधी बहुत ही काइयां और चालाक इंसान है। ये सब इसकी राजनीति है जो कर रहा है। ये महात्मा कुछ नहीं है, थे भी नहीं। गांधी ने कब कहा मैं महात्मा हूं? कभी कहा? कभी नहीं कहा। उन्होंने कहा तो देखो, मैं घुमा घुमा के बातें नहीं करना जानता, मैं तो सीधी सीधी बात करने वाला आदमी हूं। बहुत सी साफ साफ वो कई बार कह चुके थे कि मैं तो सीधी सीधी बात करने वाला आदमी हूं, मुझे बहुत कला में बोलने की आदत नहीं है और आता भी नहीं है। आएगा भी कैसे? गांधी जी ने कभी फर्स्ट और सेकंड डिवीजन का मुंह नहीं देखा था। हमेशा उनकी मार्कशीट पे 3 डंडी लगती थी। तो कितनी भाषा विज्ञानी होंगे, वो गांधी जानते थे। लेकिन निश्चित तौर पर वो ईमानदार थे अपने कामों के प्रति। सबके प्रति ईमानदार होना संभव नहीं है। अपने कामों के प्रति ईमानदार हो जाइए, यही बड़ी बात है। गांधी अपने कामों के प्रति ईमानदार थे। जो भी डिसीजन लेते थे उस पर पहले खुद प्रयोग करते थे और टेस्ट करते थे, तब उसे बोलते थे। ये उनकी खास बात थी। सदन में पहुंचे, डॉक्टर अंबेडकर को बोलने का अवसर मिला। डॉक्टर अंबेडकर ने डिप्रेस्ड क्लास के लिए, जिसे अब आगे चल करके दलित समाज नाम दे दिया जाएगा, हालांकि मैं दलित समाज के पक्ष में नहीं हूं। दलित कौन है? दलित का सही अर्थ जानते हैं? दरिद्र। असली तो वही है ना।
और किसी को दरिद्र कहना ठीक नहीं है। हर हिंदुस्तानी समान अधिकार रखता है, तो ये वर्ड तो ठीक नहीं है इंटरप्रिटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हिंदुस्तान की सरकार सबको समान रूप से ऊपर उठने और समान रूप से मुख्यधारा में चलने, सामूहिक भागीदारी की बात करती है। तो यही है। लेकिन जिसे आज दलित समाज कहा गया, कभी उसे बहिष्कृत समाज कहा जाता था, क्योंकि उन्हें समाज से बहिष्कृत रखा गया था। जहां मुख्य समाज रहता था उससे उनकी बसावट अलग होती थी, इसीलिए उन्हें बहिष्कृत समाज कहा जाता था। डॉक्टर अंबेडकर उसी समाज में जन्म लिए थे। भले उस समाज में लिए थे, लेकिन वह हिंदुस्तान के थे, क्योंकि हिंदुस्तान के संविधान के निर्माता रहे, इसलिए वो सबके हैं। उन्होंने जो तर्क रखा, उन्होंने कल हमने बताया था कि जो तर्क रखा वो बड़ा बलवान था, क्योंकि अंग्रेजों ने ऐसे क्लू रखे थे, ऐसी बातें दी थी जिसके आधार पर उसे तर्क के रूप में रखा जा सकता था, और उनका बातें तर्क संगत थी। कि जब आपने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन दे दिया, जब आपने सिखों को दे दिया, जब आपने एंग्लो इंडियंस को दे दिया, तो जो समाज का सबसे निरीह प्राणी है उसको क्यों नहीं दे रहे हैं? बात तो जायज थी, लेकिन गांधी ने इसका विरोध किया। प्रथम दृष्टया देखने पे तो गांधी अन्यायी लगते हैं कि अगर किसी दबे कुचले समाज को अधिकार मिल रहा है तो आपको क्या आपत्ति होनी चाहिए। लेकिन अगर गहन अध्ययन करें तो गांधी ठीक लगते हैं। गांधी इसलिए ठीक लगते हैं क्योंकि अभी तक तो अंग्रेजों ने बहुत फूट डाल लिया था, लेकिन मुस्लिम अलग धर्म के लोग थे, सिख अलग धर्म के लोग थे, एंग्लो इंडियंस अलग धर्म के लोग थे, लेकिन दलित समाज यानी उस समय का बहिष्कृत समाज हिंदू समाज का एक अंग था। हाँ, उसके साथ थोड़ा भेदभाव हुआ, थोड़ा क्या ज्यादा ही हुआ, लेकिन वह इसी हिंदू समाज के पार्ट थे। गांधी चाहते थे कि निश्चित तौर पर हिंदू समाज में भेदभाव हुआ है, लेकिन जो कुरीतियां हैं, जो कमियां हैं, उसे सुधारा जा सकता है, उसे सुधारने की आवश्यकता भी है। काट के अलग कर देने की कोई आवश्यकता नहीं है। गांधी ये मानते थे अगर शरीर में फोड़ा हो जाए तो वो भी एक बुराई है, लेकिन उस फोड़े का अर्थ ये थोड़ी है कि वह अंग ही काट के खत्म कर दो, फोड़े को ठीक करिए। तो अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो गांधी का विचार भी ठीक है, क्योंकि गांधी का विचार उस समय ज्यादा क्लियर दिखता है जब अंबेडकर पहुंचते हैं गांधी के पास और गांधी से कहते हैं, गांधी क्या आप चाहते हो बहिष्कृत समाज का अधिकार ना मिले? क्या उन्हें आप दबाए रखना चाहते हो? तो डॉक्टर अंबेडकर की बात का जवाब देते हुए गांधी ने कहा, नहीं, हम बिल्कुल नहीं चाहते कि किसी समाज का अधिकार वंचित हो, किसी समाज का अधिकार छीना जाए। हर समाज को अधिकार मिलने का हक है, हर समाज को अधिकार मिलना चाहिए। निश्चित तौर पर आपके समाज को अधिकार नहीं मिले हैं, लेकिन जो अधिकार वहां से मिलने हैं वो हम ही दें तो क्या दिक्कत है? अगर जितनी जनसंख्या है आपकी, उस हिसाब से हम सीटें आपके रिजर्व कर दें तो भी तो आपका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। लेकिन अगर बहिष्कृत समाज अभी मुख्य बस्ती में जाने से मना कर दिया गया है, लेकिन वोट मांगने की बात आएगी तो सवर्ण समाज भी जाएगा कि नहीं जाएगा? यहां सवर्ण समाज का कहने का मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों हैं, क्योंकि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों एक साथ रहते थे। बहिष्कृत समाज समाज से बाहर रहता था, तो यहां शूद्र अनटचेबल नहीं है, जो बहिष्कृत समाज है वो अनटचेबल है। उसे भी अलबर्नी ने दो भागों में डिवाइड किया है, एक अंत्यज और एक अंत्यज से भी नीचे, जिसमें डोम, बाधित, चांडाल जैसे वर्ण संकर जातियां हैं, और अंत्यजों में वह 14 जातियों को गिनाता है। तो जो ये अंत्यज और अंत्यज से नीचे वर्ण संकर हैं वो अनटचेबल हैं, और इस भेदभाव को करने वाले
ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो एक साथ रहते हैं वो चारों हैं, वो चारों अपने से अलग रखते थे उस बहिष्कृत समाज को। तो निश्चित तौर पर अगर वोट की बात आएगी और उनसे भी वोट लेना है तो सवर्ण समाज के लोग भी उस बस्ती में जाएंगे, और जब तुम जाओगे तो उसे भी तो आना पड़ेगा, क्योंकि वह चुनाव में खड़ा होगा तो उसे भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सबका वोट चाहिए। अगर चारों का वोट चाहिए तो वो भी आएगा जो रोका गया था। यानी बहिष्कृत समाज में बेसिकली चांडाल वगैरह को हम बता चुके हैं, उसे मुख्य बस्ती में आने की इजाजत नहीं थी, लेकिन वोट मांगने आएगा ना, आएगा तो धीरे धीरे आना जाना शुरू होगा, मेल मिलाप शुरू होगा, और मेल मिलाप शुरू हो जाएगा तो निश्चित तौर पर समाज करीब आएगा और धीरे धीरे अनटचबिलिटी भी खत्म होगी। और जैसे आज आप देख रहे हैं, अनटचबिलिटी कहाँ है कहीं है, लेकिन घरों में है। तो घरों में क्या, हर आदमी का घर अपना अपना है, तो घरों में तो हर में हमेशा रहेगा। क्यों? यहां तो नहीं है ना, यहां तो सभी लोग साथ बैठे हैं, होटल में तो सभी लोग साथ रहते हैं, जो रेस्टोरेंट हैं वहां तो साथ रहते हैं। वहां कहीं कोई ऐसा है कि हमारी कुर्सी के बगल कोई ना बैठे? ऐसा कुछ नहीं है। इसका मतलब खत्म तो हो गया ना। और हमारे घर में क्या होना है वो हम निर्धारित करेंगे, क्योंकि वो हमारा इंडिविजुअल राइट है। तो अपने अपने घर के सब मालिक हैं, तो घरों को छोड़ दीजिए, लेकिन समाजों में लगभग ये समाप्त हो चुका है। इसका मतलब यह है कि गांधी की बात ठीक थी, हिंदुस्तान में कई डिवीजन ठीक नहीं थे, और शायद गांधी ये देख रहे थे कि अगर समाज अलग होता चला जाएगा तो आगे चल के आजादी के बाद उतने देश की मांग होगी। और हुआ भी, आप देखिए, मुस्लिमों ने पाकिस्तान की मांग की, सिखों ने खालिस्तान की मांग की, एंग्लो इंडियंस की इतनी संख्या थी नहीं, वो तो हमारी दया पर निर्भर हैं। फिर भी हम लोग देखिए कैसा डेमोक्रेटिक सेटअप बनाए हैं कि एंग्लो इंडियंस का भी हमें लगता है कि अगर हमारे पार्लियामेंट में पर्याप्त रिप्रेजेंटेशन नहीं है, उनके रिप्रेजेंटेशन की आवश्यकता है, तो हमारा प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है उनके सदस्य को, उनके रिप्रेजेंट करने वाले व्यक्ति को। इसका मतलब ये सच्चे अर्थों में डेमोक्रेटिक है। गांधी शायद देख रहे होंगे कि आजादी के बाद अगर बहिष्कृत समाज भी अलग हो जाएगा, उसकी वोटिंग अलग होगी, धीरे धीरे दूरियां इतनी बढ़ जाएंगी कि ये भी एक अलग देश की मांग करने लगेगा और हिंदुस्तान बहुत भागों में टूट जाएगा। इसीलिए वह इसके लिए बिल्कुल सहमत नहीं थे और बीच में ही मीटिंग छोड़ करके आ जाते हैं। लेकिन उधर से जब अंबेडकर आते हैं, अंबेडकर कम्युनल अवार्ड यानी रैमजे मैकडोनाल्ड अवार्ड, जो प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ऑफ ब्रिटेन ने दिया था, जब लेकर के हिंदुस्तान आते हैं, गांधी जेल में थे, उन्होंने कहा, सुन पाए कि अंबेडकर को कम्युनल अवार्ड मिल गया, उन्होंने कहा आमरण अनशन, जब तक मर नहीं जाऊंगा तब तक अनशन करता रहूंगा, लेकिन इसे स्वीकार नहीं करूंगा। गांधी ने इतना भीषण अनशन कभी नहीं किया था, आज बहुत भीषण अनशन किया है। दौड़ दौड़ करके लोग अंबेडकर के पास जाते हैं, गांधी के पास आते हैं, अंबेडकर के पास जाते हैं, गांधी के पास आते हैं। अंततः अंबेडकर आए, खुद आए, गांधी से मिले। गांधी ने उनको सम्मान के साथ बैठाया और बैठा करके उनको समझाया, कहा हम आपको ये देने जा रहे हैं, यही तो आपको वहां से भी मिलता ना, तो वहां से मिलता तो यहां भी देते रहे, क्या दिक्कत है? अंबेडकर ने कहा कोई दिक्कत नहीं है। दोनों में समझौता हो गया और आप देखिए दोनों एक साथ आ गए। लेकिन गांधी को लगता था कि आज तो हमने समझौता कर लिया, डॉक्टर अंबेडकर ने समझौता कर लिया, कोई दूसरा नेता आ जाए ना करे तो हमारे बाद क्या हिंदुओं में से कोई इस तरह की पहल करेगा? अभी तक तो नहीं किया था, आगे ना करे तो इसका मतलब हमें बहिष्कृत समाज को जोड़ना चाहिए, अनटचबिलिटी के खिलाफ खड़ा होकर के हमें यात्रा करनी चाहिए, पूरे हिंदुस्तान का भ्रमण करना चाहिए। गांधी ने बहिष्कृत समाज को हरिजन नाम दिया, हरि के जन, हालांकि यह शब्द उनका नहीं है, उन्होंने कहीं से लिया है, फिर भी हरिजन वर्ड नाम उनको दिया बहिष्कृत समाज के लिए। हरिजन मतलब हरि के जन, ईश्वर के लोग। ईश्वर के लोग तो सबको हैं, सब हैं, लेकिन उन्होंने
हरिजन नाम दे करके 7 नवंबर 1933 को पूरे हिंदुस्तान में अवेयरनेस डेवलप करने के लिए हरिजन यात्रा शुरू की। उन्होंने हरिजनों को अधिकार देने के लिए लोगों का आह्वान किया और पूरे देश की यात्रा करते हुए भ्रमण करना शुरू किए। पूरे हिंदुस्तान में गांधी का स्वागत हुआ, जबरदस्त स्वागत हुआ, लेकिन यह स्वागत हुआ काले झंडों से। ये स्वागत हुआ धूल कंकड़ मिट्टी से। उनकी सभाओं में उत्पात मचाए गए, जहां जहां गांधी गए वहां वहां उत्पात मचाए गए। गांधी का ये यात्रा बहुत ही कठिन थी। बिहार जाते जाते शायद वो भी विचलित हो गए। गांधी का धैर्य विचलित हो जाए ये निश्चित तौर पर बड़ी बात होगी, क्योंकि गांधी का धैर्य अक्सर विचलित नहीं हुआ करता था। उसी समय बिहार में भूकंप आ गया और बहुत बड़ी संख्या में लोग मर गए। गांधी झुझलाए हुए होंगे, हमें लगता है। उन्होंने कहा यह सवर्ण हिंदुओं के पापों का दैवीय दंड है। देखिए, शायद ये झुझलाहट में कहा होगा, क्योंकि जानते हैं पापों कुछ नहीं होता है। भूकंप आया तो यार, अब उसमें भूकंप आएगा तो कोई भी मर जाएगा, और उसमें कोई ऐसे लोग थोड़ी बच थोड़ी गए होंगे कि जिन्होंने भेदभाव नहीं किया होगा, सारे मरे होंगे। ऐसा तो है नहीं कि केवल जो भेदभाव कर रहे थे वही केवल मरे होंगे। घर गिरेगा तो घर में अच्छे बुरे सब मर जाएंगे ना। लेकिन शायद उनकी खींच इतनी ज्यादा है कि उन्होंने बड़ी जबरदस्त प्रतिक्रिया की। इसकी आलोचना भी हुई। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा गांधी हर जगह धर्म घुसा देते हैं, पाप पुण्य ये सब क्या होता है, कुछ नहीं होता पाप पुण्य। लेकिन फिर भी गांधी ने कहा। गांधी इसके बाद यात्रा अपनी रोके नहीं, चलते रहे चलते रहे चलते रहे। लोगों ने सोचा होगा ये बुढ़ा मानेगा नहीं, उड़ा दो इसको। 25 जून 1935 को जब ये पूना पहुंचे तो इनके कार पे बम फेंक दिया गया। कार तो उड़ गया, लेकिन गांधी उतर गए थे। इनके सुरक्षा कर्मियों ने इनको बचा लिया। आज का बम होता तो माइनस हो गए होते, लेकिन उस समय का बम कितना पावरफुल रहा होगा आप समझ सकते हैं। पटाखा टाइप का रहा होगा। तो गांधी बच गए तो ठीक ही हुआ, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन उन्होंने ही चलाया, तो इसलिए अच्छा हुआ कि वो बच गए। खैर, ये घटनाएं हुई। इससे एक बात निकल के आती है कि देखिए, लोगों का मस्तिष्क अचानक नहीं बदलता। लोगों का मस्तिष्क बिल्कुल अचानक नहीं बदलता, टाइम लगता है। देखिए, उसमें बहुत टाइम लगता है। हमारे दादाजी थे, उन्होंने घर के अंदर जब टॉयलेट बनवाया जाने लगा तो एकदम बिगड़ गए। घर के अंदर बनवाओगे, सिर्फ घर में बनवाओगे, बाहर रखो। और उनकी जिद के आगे किसी की नहीं चली, बाहर ही बना। देखिए समय। लेकिन बहुत दिनों बाद, हमें नहीं पता, हमारे पिताजी बताते हैं, लेकिन जब हम लोग छोटे छोटे थे तो हमारे दादाजी थे, उन्होंने कहा यार उतनी दूर जाना पड़ता है, घर में होना चाहिए। आप देखिए माइंडसेट कैसे चेंज होता है। जब पहली बात उन्होंने कही थी तब मैं नहीं था, लेकिन जब दूसरी बात कही तो मैं था। तो हमारे पिताजी यही कहते थे, हम लोगों को बताते थे कि किसी चीज को बदलने में टाइम लगता है। माइंडसेट चेंज होने, अपना ही मस्तिष्क बदलने में टाइम लगता है, अचानक नहीं बदल जाता। जिस मान्यता को हम मान रहे होते हैं अचानक स्वीकार नहीं कर पाते, टाइम लगता है। अब गांधी सोच रहे हैं इकट्ठा सब बदल जाए, सबका मन कैसे बदलेगा। लेकिन इनका प्रयास निश्चित तौर पे सराहनीय था। इससे लोगों में अवेयरनेस आई होगी, बहुत सारे लोग इससे जागरूक हुए होंगे। लेकिन जो चीजें प्रैक्टिकल हैं वो धीरे धीरे ही होती हैं, अचानक नहीं होती। और आज देखिए समय लगा, लेकिन काफी कुछ, सब कुछ चेंज हो गया। इसी तरह से वहां भी है कि बातें धीरे धीरे हमारा दिमाग एक्सेप्ट करता है, और एट लास्ट अगर प्रयास जारी रहे तो एक्सेप्ट कर ही लेता है। ये गांधी का हरिजन यात्रा था और पूना पैक्ट था।